बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बायोलॉजी फोरम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो लेक्चर है जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड। इसमें हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है और कुछ जो बेसिक टर्म्स होती हैं इस पूरे प्रोसेस में जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। जो पूरा ये प्रोसीजर होता है यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को किया किस तरह से जाता है वो हम पढ़ेंगे। और कुछ और मेन टूल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस के बारे में इसकी बताऊंगी, यानी कि जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसको यूज़ आजकल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सो वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, इसमें सबसे पहले अगर हम जो वर्ड जेनेटिक है इसको देखें तो जेनेटिक का मीनिंग होता है रिलेटेड टू जीन्स, सही। और इंजीनियरिंग हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जब किसी भी प्रोसेस को हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं या उसमें चेंजिंग्स ला रहे होते हैं। अब यहाँ पे इसमें होगा ये कि जब भी किसी लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल जो है वो जीन्स का बना हुआ होता है। अब लिविंग सेल का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसमें हम कोई भी चेंज लेके आएंगे। वो चेंज कैसे लेके आएंगे कि उसमें हम कोई अपनी जो इंटरेस्ट की जीन होगी वो उसमें हम डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो जब जीन उसके अंदर आ जाएगी तो इस वाले पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस ये हुआ है, सही। तो इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? द चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग सेल्स बाय इंसर्टिंग डिजायर्ड जीन थ्रू अ वेक्टर इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं बार बार, जैसे कि जीन हो गया या रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया और जीएमओज हो गया। मैं वन बाय वन आपको इनके बारे में भी बताती हूँ। अब सबसे पहले जो है जीन। जीन क्या होता है कि ये डीएनए का कोई स्मॉल पीस होगा जिसके ज़रिए हमारे पास एक प्रोटीन बनती है, ठीक, जो प्रोटीन के लिए इनकोड करता है। जीन से हमारे पास बनती हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो सी होती है वो आगे जाके एक स्पेशल फंक्शन जो होगा वो परफॉर्म करेगा, सही। यानी कि जब भी कोई ज़रूरत होती है कि कोई भी बॉडी में फंक्शन होना है या बॉडी ने कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। अब वो प्रोटीन्स कहाँ से बन के आती हैं? वो इस जीन से बन के आएंगी। नेक्स्ट है रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि ये ऐसा डीएनए होता है जो बना होता है दो मुख्तलिफ डीएनए सेगमेंट से, ठीक। दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनका जो डीएनए होगा दोनों का जब वो ज्वाइन होगा तो उससे जो डीएनए बनेगा उसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट वन है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए जो हमारा अपना इंटरेस्ट का जीन होगा हम उसको किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करते होते हैं। नेक्स्ट है जीएमओस। जीएमओस का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो जेनेटिक मेकअप होता है या जिनकी जो जीन्स होती हैं उनको अल्टर किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो सकता है कि जैसे कि ओवरऑल इसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें ह्यूमन से बैक्टीरियम में जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैक्टीरियम से प्लांट में कर सकते हैं, और फिर ह्यूमन से शीप में भी कर सकते हैं, और फिश से प्लांट में भी कर सकते हैं। यानी कि कोई भी स्पीशी होगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी जो जीन होगी हम उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकते होते हैं। तो अब इसका जो मेन गोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो क्या होगा, या उसमें जो मेन अगर हम उसका एक थीम देखें कि उसमें होता क्या है, तो उसमें यही होगा कि एक ऑर्गेनिज्म से जो जीन होगी उसको हम रिमूव करेंगे, यानी कि टारगेट जीन को रिमूव किया जाएगा, और फिर जो टारगेट जीन होती है उसको हम किसी और ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। बेसिकली ये कट एंड पेस्ट प्रोसेस होता है कि एक जगह से हम कट कर रहे हैं जीन को तो दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ, लेकिन इसका प्रोसीजर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है या इसको किया क्यों जाता है, इसका पर्पस क्या होता है। अब इसमें अगर क्रॉप्स की बात की जाए तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो क्रॉप्स होती हैं अक्सर उन पे पेस्ट अटैक कर देते होते हैं, इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है उन पे, और फिर हमें उसमें इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जो जिसमें रेजिस्टेंस से डेवलप होगी इन सारों के ख़िलाफ़, और फिर हमें जितने भी ये हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ करते हैं वो हमें यूज़ नहीं करने पड़ेंगे।
यानी कि ये हमारे लिए एक तरह से कॉस्ट सेविंग भी होगा और ये हमारे लिए एक टाइम सेविंग भी होगा। इस तरह इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसको आजकल एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है, इसको मेडिसिन में यूज़ किया जा रहा है, इसको फूड के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो एक ऑर्गेनिज्म होगा उससे ट्रेड्स लेके दूसरे में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे पहले होता ये है कि जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है या जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट होगा जिसको हम चाह रहे हैं कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको हम आइसोलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करेंगे उस डीएनए को वहाँ से कट करने के लिए। सही। फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने एक डीएनए वेक्टर आइसोलेट करना होता है। वेक्टर ऐसा डीएनए होगा जो जिसमें हम अपना जो ये टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो या टारगेट जीन है उसको हम उस वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे और फिर ये वेक्टर उसको फर्दर होस्ट में लेके जाएगा। देन थर्ड स्टेप इसमें होता है कि हमने रिकम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करना होता है, यानी कि उस डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जब उसको हमने उस वेक्टर में इंसर्ट कर दिया तो इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा। फिर फोर्थ ये होता है हमारे पास स्टेप के जो ये वेक्टर बना लिया है हमने यहाँ पे, इसको हम किसी भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक, अब इस वेक्टर में रिकम्बिनेंट डीएनए है, जब ये होस्ट सेल में जाएगा तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेगा तो जैसे जैसे इसकी कॉपीज़ बनेगी तो हर कॉपीज़ में रिकम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो भी जितनी भी क्लोन जीन्स होती हैं उनकी एक्सप्रेशन होती है और फिर जितने भी रिकम्बिनेंट सेल्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी ये वाला पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ। अब इस डायग्राम में मैंने ये रिप्रेजेंट किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डोनर डीएनए आया है, यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे पहले हम इसको आइसोलेट कर लेंगे। सही। सेकंड स्टेप में हम जो वेक्टर होगा उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे या आइसोलेट कर लेंगे। सही। और ये जो जितनी भी क्लीवेज हो रही होती है ये विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम से हो रही होती है। यहाँ से ये हमारे पास वेक्टर आ गया, यहाँ से हमारे पास ये डोनर डीएनए आ गया। इन दोनों की यहाँ पे क्या होगी, रिकम्बिनेशन होगी। ये दोनों यहाँ पे रिकम्बाइन करेंगे। सही। और यहाँ पे इस पूरे फिर डीएनए को हम कहेंगे ये रिकम्बिनेंट डीएनए है। यहाँ पे ये हमारे पास होस्ट सेल है, यानी कि जिसमें हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसको हम होस्ट सेल में इंसर्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि जब हमने इसको होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया है तो होस्ट सेल जब मल्टीप्लाई करता है तो वहाँ पे फिर हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ बनेगी रिकम्बिनेंट डीएनए की। जहाँ पे फिर ये कॉपीज़ बनेगी तो फिर जब जीन की एक्सप्रेशन होगी तो हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगे। सही। यानी कि जो हमें मेन प्रोटीन चाहिए थी, अगर हम उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं या हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं या कोई हम किसी भी फूड या क्रॉप में कोई नया टेस्ट या नया कलर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो प्रोटीन जो है वो फिर बन जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे मैं वेक्टर का बता दूं कि वेक्टर जो होते हैं ना ये चाहिए होता है ताकि जीन को हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करें। वेक्टर या तो प्लाज्मिड हो सकता है या वायरसेस को एज अ वेक्टर्स यूज़ किया जा सकता है। प्लाज्मिड वो होता है जो प्लाज्मिड जो होता है ना ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो किसी भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि एक तो उसका ओरिजिनल क्रोमोसोम होगा। सही। उसके अलावा प्लाज्मिड भी उसमें मौजूद होगा। जो ये प्लाज्मिड होता है ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, ये बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो इसीलिए फिर इस जो ये प्लाज्मिड होगा इसको ही एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। नो कम टूवर्ड्स टूल्स दैट आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये वाले जो एंजाइम्स होंगे ये किसी भी सीक्वेंस से डीएनए को क्लीव करेंगे, यानी कि ये हेल्प करेंगे उसकी क्लीवेज में। और ऐसा जो जिस सीक्वेंस से ये क्लीव कर रहे होंगे ना डीएनए को उसको कहा जाता है रिकग्निशन सीक्वेंस। और बेसिकली इनका पर्पस ये होता है कि जो बेस पेयर्स के दरमियान न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होता है उसको इन्होंने ब्रेक करना होता है ताकि जो डीएनए का सेगमेंट है वो अलहदा हो जाए। सेकंड है जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी में क्या होता है कि इसमें जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है यानी कि जो उसका डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो इस जीन लाइब्रेरी में स्टोर किया जाता है।
जीन लाइब्रेरी की दो टाइप्स होती हैं, एक जीनोमिक लाइब्रेरी होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी होगा। इसमें इनके जो सीक्वेंसेस होंगे उनको स्टोर किया जाता है। थर्ड है वेक्टर। वेक्टर का मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिसको यूज़ किया जाता है डीएनए को दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करने के लिए, और इसकी ये एबिलिटी होती है, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है और ये डिपेंडेंट नहीं होता किसी भी बैक्टीरिया पे। फोर्थ वन है होस्ट सेल। होस्ट सेल ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है होस्ट सेल की वो है ई कोलाई। ई कोलाई इसमें क्यों एग्जांपल है एज अ गुड वेक्टर, बिकॉज इसमें जो ट्रांसफॉर्म करना होता है ना हमने डीएनए, वो आसानी से हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि इसमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको रेप्लिकेशन हो सके, और इसमें जो डिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, तो उस वजह से सारी सपोर्टिव कंडीशन होती हैं रिकम्बिनेंट डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। अब बात करते हैं जीन ट्रांसफ़र मेथड्स की। अब जीन ट्रांसफ़र मेथड्स क्या होते हैं कि यहाँ पे जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया था ना, जब इसको होस्ट में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जाएगा और ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसको जीन ट्रांसफ़र मेथड्स कहा जाता है। जो जीन ट्रांसफ़र मेथड्स होते हैं ये हमारे पास डिफरेंट होंगे, काफ़ी सारे हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कंजुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन और माइक्रो इंजेक्शन हो गया। अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको बैक्टीरियल सेल में अगर हमने ट्रांसफ़र करना है या प्लांट सेल में करना है या एनिमल सेल में करना है तो इन मेथड्स के थ्रू उनको करेंगे। फिर जिस होस्ट सेल में रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है उसको ट्रांसफॉर्म्ड सेल या रिकम्बिनेंट कहा जाता है, और जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, वो क्रोमोसोमल डीएनए या जो मेन बैक्टीरियल डीएनए होगा या जो भी एनिमल सेल का डीएनए होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट जो डीएनए होगा उसको हम लोग लेंगे और इनकॉर्पोरेट कर देंगे होस्ट सेल में वाया सेल मेम्ब्रेन, ये वाला डायरेक्ट प्रोसेस होता है। दूसरा है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है कि एक डोनर इसमें सेल होता है, एक रेसिपिएंट सेल होता है। डोनर सेल जो है वो अपना जिसको जेनेटिक मटेरियल देगा वाया सेक पिलाई, और कंजुगेशन ब्रिज बनता है जिसके थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो रेसिपिएंट में पास हो जाता है। थर्ड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जब जेनेटिक मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र किया जाएगा उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं, और इसमें नॉर्मल जो थर्ड पार्टी होती है वो वायरसेस होते हैं यानी कि बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। और फोर्थ वन है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्टली जो होस्ट सेल होगा उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है जो भी रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स के ऊपर, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, एग्रीकल्चर में हो गया, फार्मास्यूटिकल्स में हो गया, इसका हेल्थ के रिलेटेड हो गया। अब जैसे कि एग्रीकल्चर है तो इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होंगे और इंसेक्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंस होंगे, यानी कि उनमें कोई डिजीज़ नहीं होगी। और हम ऐसे एनिमल्स में ऐसे जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसकी वजह से उनमें ऐसे हार्मोन्स की प्रोडक्शन होगी जो ज़्यादा मिल्क उनमें प्रोड्यूस करेंगे और उनका जो मीट होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम ऐसे बैक्टीरिया को इंजीनियर कर सकते हैं जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा और फिर उन हार्मोन्स को हम ह्यूमंस में यूज़ कर सकते होते हैं। इसी तरह जितने भी मिनरल्स हैं, नॉर्मली जितने भी मिनरल्स हैं ये स्कार्स मिनरल्स हैं, सही। हम उन मिनरल्स का जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ कर सकते होते हैं। और जो वेस्ट मैनेजमेंट होती है उस वेस्ट मैनेजमेंट में भी हम बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर करके यूज़ कर सकते हैं, तो जो वेस्ट होगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको पेट्रोल में और बाकी जितने भी इस तरह के कंपाउंड्स हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि पेट्रोल एक नेचुरली जो है वो हमारे पास बहुत स्कार्स है, लेकिन जब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे तो हमारे पास पेट्रोल की एक एफिशिएंट वे हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।